तो आइए दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं आज क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका होने वाला है काव्य सौंदर्य के तत्व। जी हां दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको जो है पूरा यहां पर समाप्त करने वाला हूं काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि आपका रस हो गया, छंद हो गया एवं अलंकार। यह तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो में बिल्कुल मैं समाप्त कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रस, छंद, अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला। मैं आपको बताऊंगा कि आपको रस में कौन कौन से रस तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और छंद में आपको कौन कौन से छंद तैयार करने हैं, और इसी प्रकार अलंकार में कौन कौन से आपको पढ़ने, यानी कि आपको परिभाषा और उदाहरण के साथ पूरा कंप्लीट समाप्त होने वाला है। यानी कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। यह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। जो भी आपको बताऊंगा, अगर आप इतना सिर्फ पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 6 नंबर आज के इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल पक्का होने वाला। और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको रस में सबसे पहले यहां पर मैं आपको 3 रस बताने वाला हूं। मात्र आपको यह 3 रस ही पढ़ना, इससे ज्यादा आपको एक भी नहीं पढ़ना। तो देखिए, आपको रस के अंतर्गत मात्र यह 3 रस पढ़ना, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार छंद में भी बताऊंगा, और ठीक उसी प्रकार आपको अलंकार में भी बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है करुण रस। एकदम दोस्तों महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आने वाला आपका यह रस है। तो देखिए, करुण रस की आपको परिभाषा कैसे देना और इसका एग्जाम्पल कैसे देना, देखिए यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा और उदाहरण जरूर देना होगा। यानी कि अगर आप परिभाषा भर लिख देते हैं तो आपको मतलब यहां पर नंबर तो मिलेंगे, लेकिन 1 नंबर मिलेगा। अगर आपका 2 नंबर का है तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है उसका एग्जांपल देते हैं, उदाहरण भी देते हैं, तब आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उनके एग्जांपल यानी कि उदाहरण से सहित तैयार करना है। तो देखिए क्या होता है करुण रस में, जब शोक नामक स्थायी भाव, ठीक है, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। छोटी सी परिभाषा है, मैंने सोचा कि यार काफी सिंपल तरीके से आपको बता दिया जाए, ताकि आपको जो भी टाइम यार समय आपके पास कम है, तो ऐसे में आपको देखते हुए, समय को देखते हुए आपको जल्द से जल्द इनकी तैयारी करनी है। अब काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हम काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या पढ़ें, खंड काव्य में क्या पढ़ें। तो ये सारी चीजें मैं आपको देखिए जल्दी जल्दी इनको कवर कर रहा हूं। तो इसलिए आपको यहां पर छोटी छोटी परिभाषाएं आपको लिखना है। और हां, ऐसा नहीं कि आपको इनको लिखने पर नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे पूरे नंबर दोस्तों मिलेंगे, पूरे पूरे नंबर। तो देखिए, आपका करुण रस इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो सबसे पहले जितने मैं आपको बताऊंगा सभी को आपको स्थायी भाव इनका याद कर लेना है, और परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे यहां पर जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, या इससे मतलब एक प्रकार से संबद्ध हो जाता है, तो यहां पर क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहां पर इसका उदाहरण देखिए, आपको मैंने उदाहरण भी काफी आसान से लिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि उदाहरण मुझे तैयार नहीं होगा, तो आप उदाहरण जो है अपने हिसाब से तैयार करें, ठीक है। मतलब यहां पर आपको रस तो यही पढ़ने, बाकी उदाहरण आप अपने हिसाब से पढ़िए, जो भी आपको आसान लगे। अगर आपको यही लगता है कि अच्छा उदाहरण है, तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं ना। तो देखिए, इसका उदाहरण क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब देख बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल 12 आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बिल्कुल आज ही आपको इन्हें तैयार करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको करुण रस बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसके बाद रस में आपको दूसरा जो रस तैयार करना है आपका है श्रृंगार रस। एकदम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस बहुत ही ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको दूसरा जो तैयार करना है आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या होता है, तो रति होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि जब रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, सभी की परिभाषा आपको इसी प्रकार से बनानी है। ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको उसका स्थायी भाव तैयार कर लेना है, और बस अपने से परिभाषा बना देना है। पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, बस आपका उदाहरण सही होना चाहिए। अगर आपका उदाहरण सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो देखिए, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है, तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये आपका देखिए छोटी सी और सिंपल सी परिभाषा है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, उदाहरण में भी मैंने काफी आसान सा लिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस में आपका करुण रस भी संयोग श्रृंगार रस है, और एक आपका वियोग श्रृंगार रस, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। तो आपको 2 भागों वाला जो है नहीं पढ़ना, यहां पर सिर्फ आपको परिभाषा से मतलब है, और आप कोई सभी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, है ना। देखिए,
आपको इसमें क्या करना है, लिखना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोई। तो यहां पर ये मैंने जो है छोटा सा एक एग्जांपल लिया है जो कि मुझे लगा कि यार काफी अच्छा और आसान है, तो मैंने आपके लिए इसे ले लिया। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं तैयार होगा तो आप अपने हिसाब से कोई और भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक और है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हसे दैन कहे नटिया। तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे यार एग्जांपल हैं, उदाहरण की कमी नहीं है ना, तो उदाहरण आप अपने हिसाब से तैयार करिए। अगर आपको अच्छे लगे यही तो आप इसी को तैयार करिए, ऐसा नहीं है। तो आपको मतलब यहां पर दूसरा कौन सा रस पढ़ना है, तो दूसरा रस के अंतर्गत आपको पढ़ना है श्रृंगार रस, और पहला आपको पढ़ना है करुण रस और दूसरा पढ़ना है श्रृंगार रस। इसके बाद एक रस आपको और पढ़ना है और 3 से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, 3 को ही आपको पढ़ना है। तो तीसरा आपका है यहां पर वीर रस। वीर रस की देखिए परिभाषा कैसे लिखना है कि किसी काव्य या रचना को पढ़कर, ठीक है, कोई काव्य या रचना है उसको पढ़कर क्या होता है, वीरता या उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। यानी कि हमारे मन में जो है वीरता या स्थायी भाव, जो आपका देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहां पर इसका वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह आपका उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह। तो आप इसको परिभाषा को और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि जब मतलब उत्साह नामक स्थायी भाव जो है वियोग विभाव से अनुभाव और संचारी भाव इन सभी से क्या होता है पुष्ट हो जाता है, तब वहां पर क्या होता है वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब आप देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो दूसरे हिसाब से भी लिख सकते हैं। मतलब परिभाषाएं हैं यार कई प्रकार से लिखी जाती हैं। तो आप इसको जो है यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि किसी काव्य या रचना को पढ़कर वीरता या उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर आपका वीर रस होता है ना। तो ये इसका काफी अच्छा सा मतलब परिभाषा है, तो आपको इसके मतलब इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। बाकी एग्जांपल की बात करें तो उदाहरण आप अपने हिसाब से तैयार करिए जो भी आपको आसान लगे, है ना, क्योंकि यहां पर मैं आपको देखिए बता देता हूं और हो सकता है आपको ये ना तैयार हो पाए, तो आप उदाहरण जो है अपने हिसाब से तैयार करिए। यहां पर इनके बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको भ्रमित ना हो कि मतलब हमें कौन कौन से रस पढ़ने हैं, कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, कौन कौन से जो है छंद पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से रस में सिर्फ आपको यह 3 रस पढ़ लेने हैं और आज ही बिल्कुल इनको तैयार कर लेना है ना। तो इनको अगर आप तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका यहां पर बिल्कुल 2 नंबर पक्का होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं छंद की। तो छंद में आपको देखिए कौन कौन से छंद तैयार करने हैं। तो छंद के अंतर्गत मात्र आपको जो बताने वाला हूं सिर्फ आपको यह 3 छंद ही पढ़ने हैं। पहला आपका क्या है, सोरठा। सोरठा में आपको देखिए क्या होता है, सोरठा की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। देखिए आपको पता ही होगा सोरठा क्या होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये एक प्रकार से समझने वाली चीज है, इनको रटना नहीं चाहिए, है ना। देखिए यह आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में जो आपका पहला चरण होगा और तीसरा चरण होगा उसमें 11-11 मात्रा होती है। मैं आपको अभी एग्जांपल यहां पर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तथा अंत में गुरु और लघु होता है। वर्ण जो होते हैं गुरु और लघु किस प्रकार से होता है, तो गुरु आपका देखिए इस प्रकार से होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है गुरु, और ये आपका होता है लघु। इसको 2 गिना जाता है और इसको 1, है ना। तो देखिए क्या होता है, लघु अंत में क्या होता है, गुरु और लघु वर्ण आते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। मतलब दोहा अगर आप तैयार करते हैं तो आपको